Students, in this video we are discussing comparison test for finding the convergence of a given improper integral. First one is general comparison test, that is integral a to b f dx जो है वो a के ऊपर कब कन्वर्जेंट होगा। इसमें एक चीज और ध्यान दो कि दिस इंटीग्रैंड f कीपिंग द सेम साइन, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स एट ए वेयर एफ इज पॉजिटिव, पॉजिटिव ध्यान दो, एफ इज पॉजिटिव ऑन ए बी, यहां ओपन रखा है। क्यों ओपन रखा है? ए के ऊपर ही प्रॉब्लम है, ए ही इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, इसलिए तो ए पे तो इनफाइनाइट हो गई वैल्यू, इसका मतलब ए को छोड़ के बाकी पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होगा? इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट इंटीग्रल a plus epsilon to b f dx is less than capital M where 0 is less than epsilon is less than b minus a। तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंटीग्रल है वो a को छोड़ के a से बड़े पॉइंट्स पे और b तक सारे पॉइंट्स के ऊपर इस इंटीग्रल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बाउंडेड होनी चाहिए बाय द नंबर m। तो उस केस में वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा कहलाएगा? कन्वर्जेंट। तो ये बेसिक टेस्ट है, जनरल टेस्ट है। यहाँ पे जितने भी आप टेस्ट करोगे वो इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के जो टेस्ट होते थे उनसे काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, तो आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी। तो अब फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि इफ़ f एंड g आर टू पॉजिटिव फंक्शंस सच दैट f of x is less than or equal to g of x for all x in semi-closed interval AB and A is the only point of infinite discontinuity on closed interval AB। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ है? A के ऊपर है। Then integral a to b g dx is convergent implies that integral a to b f dx is also convergent। मतलब फंक्शन में वैल्यू किसकी बड़ी थी? g की। तो अगर बड़े वाला जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है तो छोटे वाला ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगा। और सेकंड पार्ट क्या है कि अगर छोटे वाला डाइवर्जेंट है, मतलब f का इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट है, तो उस केस में इंटीग्रल a टू b g dx जो कि बड़े वाला इंटीग्रल है वो भी डाइवर्जेंट होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो और अप्लाई करेंगे कंपैरिजन के लिए। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम इसको बार बार लगाएंगे कि इफ़ f एंड g आर टू पॉजिटिव फंक्शंस, पॉजिटिव हैं सब जगह, आप ये ध्यान रखो जितने भी टेस्ट कर रहे हैं अभी हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं। on AB where A being the point of infinite discontinuity such that in limit as x tending to A plus f of x divided by g of x is equal to L। L क्या है? ना तो जीरो है और ना इन्फिनिटी है, मीन्स L इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। और लिमिट f of x by g of x की कब ले रहे हो? जब x टेंड्स टू a प्लस है। a पे प्रॉब्लम थी ना, तो a प्लस पे आपको लिमिट लेनी है। उस केस में two integrals a to b f dx and integral a to b g dx will converge and diverge together। मतलब दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अब कंपैरिजन जब आप सीरीज में करते थे तो p टेस्ट से आपके पास 1/n की पावर p का रिजल्ट पता था ना, ऐसे ही कोई रिजल्ट पता होगा तो उसी से कंपेयर कर पाओगे। तो हम कंपैरिजन के लिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज इंटीग्रल a टू b dx x माइनस a टू दी पावर n। दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1। अब पहले मैं इस फर्स्ट पार्ट को ही कंप्लीट करूं। इस इंटीग्रल में देखो जब मैं a पुट करूंगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी ना वैल्यू, जब ये इनफाइनाइट हो जाएगी और b के ऊपर तो फाइनाइट आएगी, तो इसका मतलब आपके पास ये इंटीग्रल जो है इस पे a जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, a इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। और दूसरी चीज अब n पे आ जाओ, अगर ये n आपका नीचे रहेगा तो ही तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनेगा।
अगर ये n ऊपर हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि वैल्यू जो है वो अपने आप ही आपकी फाइनाइट आती रहेगी, मींस प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। तो प्रॉपर इंटीग्रल कब बनेगा? जब यहाँ पे ये जो पावर है ये नेगेटिव हो जाए और ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाए। तो इसलिए दिस इज प्रॉपर इंटीग्रल if n is less than or equal to 0, therefore this is convergent for n greater than or equal to 0। और अगर आपके लेस देन और इक्वल टू 0, अगर n ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस को आपको डिस्कस करना है। तो उस केस में अगर n नॉट इक्वल टू 1 है तो देखो क्या होगा। तो उस केस में इंटीग्रल a टू b dx x माइनस ए टू दी पावर n, उसको हम लिख सकते हैं लिमिट एज एप्सिलम टेंडिंग टू 0 प्लस, यही रूल होता है ना, और a प्लस एप्सिलम टू b dx x माइनस ए टू दी पावर n, जैसे आपने पीछे क्वेश्चंस किए हैं वही रूल, वेयर एप्सिलम की वैल्यू क्या होगी? 0 लेस देन एप्सिलम इज लेस देन b माइनस ए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? x माइनस ए की पावर माइनस n प्लस वन a प्लस एप्सिलम से लेके b तक लिमिट आ गई, और ये कांस्टेंट आपने बाहर निकाल लिया और b को पुट करोगे इसके अंदर तो b माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1, तो उसको आप नीचे भी लिख सकते हो, b माइनस ए की पावर n माइनस 1 आ जाएगा नीचे लिखोगे तो। और a प्लस एप्सिलम पुट करो, a से a कट गया, एप्सिलम की पावर माइनस n प्लस 1 करो या 1 बाय एप्सिलम की पावर n माइनस 1 करो। अब n जो है वो आपका पॉजिटिव तो है, अब 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है वो केस आपको डिस्कस करने हैं ना। तो उसके लिए ये एप्सिलम जो है इसकी पावर अगर नीचे ही बनी रहेगी तो उस केस में इन्फिनिटी होएगी जैसे ही 0 लेओगे, है ना। तो इसलिए अगर n माइनस 1 आपका पॉजिटिव हो जाए, मींस n ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इन्फिनिटी आएगा, और अगर n लेस देन 1 हो जाए तो उस केस में आपके पास ये वाला पार्ट फाइनाइट हो जाएगा और वैल्यू जो है आपके पास, क्योंकि ये 0 हो जाएगा फिर उस केस में ऊपर जाके, तो ये बचेगा 1 बाय n माइनस 1 b माइनस ए टू दी पावर n माइनस 1, और जब फाइनाइट आ गया तो ये कैसा हो गया? कन्वर्जेंट। सो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर n लेस देन 1, पॉजिटिव तो था ही, तो 0 इज लेस देन n इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन 1। तो इसलिए ये इंटीग्रल अगर n की वैल्यू लेस देन 1 हो, क्योंकि अगर आप कंबाइन कर लो इसी को इस पहले वाली चीज से कि ये हमेशा ही प्रॉपर होके कन्वर्जेंट है, कब? n लेस देन और इक्वल टू 0 है तो आप इसमें ये वाला 0 वाला बाउंड हटा सकते हो। इसका मतलब एक्चुअली दिया हुआ इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट है? जब n लेस देन 1 है, और डाइवर्जेंट है जब n ग्रेटर देन 1 है। अब n इक्वल टू 1 का केस रह गया, तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये x माइनस ए हो जाएगा, तो एप्सिलम टेंडिंग टू 0 a प्लस एप्सिलम b, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉगरिथम ऑफ x माइनस ए का मोड, पॉजिटिव में लाना है ना, तो a प्लस एप्सिलम और b पुट करो तो log b माइनस ए log एप्सिलम को जैसे ही 0 पुट करोगे log 0 इन्फिनिटी होता है, एंड दैट फॉर इट इज इनफाइनाइट मीन्स डाइवर्जेंट। तो ये अगर आपका n इक्वल टू 1 है तो भी कैसा हो गया? डाइवर्जेंट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, और लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट। अब दूसरे वाला जो इंटीग्रल है वो आप चेक करो, आपका दूसरा जो था इसी में वो क्या था? इम्प्रॉपर इंटीग्रल dx a टू b b माइनस एक्स टू दी पावर n, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें तो लोअर लिमिट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, इसमें अपर लिमिट पे आएगी, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम लाइंस पे है। तो जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका इंटीग्रल है, अगर ये पावर आपकी ऊपर चली जाए, मींस n लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए तो प्रॉपर हो जाएगा ये इंटीग्रल, और जब प्रॉपर बन गया तो उस केस में तो ये कन्वर्जेंट हो गया। अब n को ग्रेटर देन 0 के केस में डिस्कस करो, उस केस में जब आप b पुट करते हो तो ये इनफाइनाइट होता है, मींस b इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा? केसेस डिस्कस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इस केस में n नॉट इक्वल टू 1 के केस में आ गया b माइनस एक्स टू दी पावर n, मीन्स b माइनस ये ले लिया मैंने इंटीग्रल फ्रॉम a टू b माइनस एप्सिलम टेंडिंग टू 0 प्लस, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? b माइनस एक्स की पावर माइनस n प्लस 1 और a टू b माइनस एप्सिलम, ये आपके पास आया। पावर जो है अब आपके पास जब नीचे लोगे तो b पुट करोगे तो यहां पे आपके पास b पुट हो गया, तो माइनस एप्सिलम बचेगा ना, माइनस एप्सिलम की पावर
आपके पास ये आएगा 1 माइनस एन और b माइनस ए की पावर 1 माइनस एन, लिमिट एज एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, तो दिस इज n माइनस 1। और ये -1 कहाँ से आया, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -1 है ना, इसलिए ये -1 आया। तो इसलिए आपके पास इस तरह से आ गया। फिर से अगर ये पावर ऊपर ही बनी रहे तो ये 0 हो गया और वैल्यू क्या आ गई, और ऊपर कब बनी रहेगी, जब 1 माइनस एन कैसा होगा, पॉजिटिव, और 1 माइनस एन पॉजिटिव होगा तो उस केस में n जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1 बाय, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, तो इस नेगेटिव को इसमें एडजस्ट कर दिया, 1 माइनस एन बी माइनस ए टू दी पावर n माइनस 1। और अगर ये पावर नीचे आ गई मीन्स n ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये हो जाएगा 1 बाय 0 मीन्स इन्फिनिटी। सो दिस इज डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट कब हुआ, जब n 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब n इक्वल टू 1 का केस फिर से पहले की तरह इसको लिख दिया मैंने इंटीग्रल a टू b माइनस एप्सिलॉन एंड दैट इज इक्वल टू नाउ b माइनस एप्सिलॉन तक आ गया एंड दैट इज b माइनस एक्स एंड देन एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस ये लॉगरिथम ऑफ b माइनस एक्स, फिर से लिमिट्स पुट कर दी, ये आ गया आपके पास। और इस केस में इसकी वैल्यू आपके पास लोग एप्सिलॉन की माइनस इन्फिनिटी आएगी एंड सो दिस इज डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट कब हुआ, जब n आपके पास लेस देन 1 है, एंड डाइवर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब फर्स्ट वन देखो, ये आपके पास है i की वैल्यू ये वाली, एफ ऑफ एक्स ये वाला हो गया अंदर वाला सारा फंक्शन, 1 बाय एक्स की पावर 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है 0 और 1 है। अब अगर मैं इसमें 0 पुट करूं तो ये वाला पार्ट जो है इसको इनफाइनाइट बना रहा है और ये वाला पार्ट तो नहीं बना रहा है, ये तो फाइनाइट है। तो इसका मतलब 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि 1 से तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि उस केस में जब आप एक्स को 0 से 1 के बीच में वैल्यूज लेते हो तो ये पॉजिटिव बना रहता है। देन हमें जी ऑफ एक्स क्या लेना है, जो पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो उसी को आपको हमेशा जी ऑफ एक्स लेना है। तो जी ऑफ एक्स हमने ले लिया 1 बाय एक्स की पावर 1/3। अब लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0 पे प्रॉब्लम थी ना, तो 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो कट गया है, एक्स की पावर 1/3, ये बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x टेंडिंग टू 0 प्लस लो तो 1 आ जाएगा विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, एंड देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ द इंटीग्रल्स f ऑफ x और ये वाला जो g लिया है g 0 to 1 में, दोनों का बिहेवियर सेम होगा, मींस कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। लेकिन अगर मैं ये वाला इंटीग्रल देखूं तो ये वाला इंटीग्रल 0 पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 0 की पावर 1/3 हो गई ना, अभी अभी आपने किया था x माइनस ए की पावर n, दैट इज कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 1। तो ये यहाँ पे पावर कितनी है 1/3, जो कि 1 से छोटी है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है g, और g कन्वर्जेंट है तो f भी कन्वर्जेंट है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट वाला देखो एग्जांपल, i को मैंने ले लिया 0 to π/2 sin x बाय x की पावर 3/2 dx। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, sin x बाय x की पावर 3/2 एंड 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f एंड f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि sin x फंक्शन भी 0 से π/2 में पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। अब ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट 0 बन रहा है, क्योंकि 0 नीचे है तो 0 पुट करते ही इन्फिनिटी होगा, π/2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, π/2 पे ये वैल्यू भी 1 आएगी और ये भी आपकी π/2 हो जाएगी। तो इसलिए आपके पास कोई दिक्कत नहीं कर रहा। और ये भी क्यों बन रहा है, क्योंकि आपके पास इसको जब आप सोल्व करोगे ना, वैसे तो देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, अगर मैं इसको साइन में यहाँ 0 पुट करूँ तो एल हॉस्पिटल लगा के इसको रूल सोल्व करना, तो आपके पास sin x बाय x उस पार्ट की तो लिमिट आ जाएगी 1 और x की पावर 1/2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो वो जो x की पावर 1/2 बच रहा है वो प्रॉब्लम कर रहा है, sin x बाय x तो 1 हो ही जाएगा, तो जो प्रॉब्लम कर रहा है उसी को gx लेना है। तो x की पावर 3/2 नहीं लेनी, 1/2 लेनी है। तो x की पावर 1/2 लोगे तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो sin x बाय x बच जाएगा, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 plus f of x by g of x, that is sin x by x, that is 1, that is non-zero and finite. Therefore by comparison test behavior of both the integrals 0 to π/2 f of x and 0 to π/2 g of x is same, but integral g of x जो है ये कन्वर्जेंट है 0 के ऊपर, क्योंकि 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x में x की पावर 1/2 है, जो कि
1 से छोटी है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है 0 पे। और जब ये कन्वर्जेंट है तो दिया हुआ इंटीग्रल भी कैसा हो गया, कन्वर्जेंट 0 के ऊपर। अब नेक्स्ट देखो, x की पावर n 1 प्लस एक्स टू दी पावर dx। जब x की पावर n आ जाएगी तो आपको n के सारे केसेस डिस्कस करने हैं, n पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो। अब अगर ये पावर आपकी x की पावर n ऊपर ही बनी रहे तो 0 पुट करने से 0 ही आएगा, नीचे 0 आ नहीं रहा तो फाइनाइट आ रहा है। तो इसलिए n अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये आपके पास क्या होगा, प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा और इसलिए कन्वर्जेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब केस कौन सा डिस्कस करना है, जब n लेस देन 0 हो। अगर n लेस देन 0 होगा तो ये पावर नीचे आ गई और ये इनफाइनाइट बनाएगी इसको, इसलिए 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो i को आप ऐसे लिख लोगे, x की पावर माइनस n, नीचे ले आए हम इसको क्योंकि नेगेटिव है, 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब gx क्या लेना है, जो प्रॉब्लम कर रहा है पार्ट वही, मीन्स 1 बाय एक्स की पावर माइनस n, क्योंकि ये तो पार्ट फाइनाइट ले देगा लिमिट, तो इसलिए डिवाइड किया, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स आएगा, वो 1 आ गया और वो हो गया नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो फिर से f और g इंटीग्रल्स का बिहेवियर सेम होगा। g इंटीग्रल में आपके पास x की पावर माइनस n है और ये माइनस n जो है ये कब कन्वर्जेंट होगा इंटीग्रल, अगर ये पावर लेस देन 1 हो जाए। इफ माइनस n इज लेस देन 1 मीन्स n इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन माइनस 1, अदरवाइज दिस इज डाइवर्जेंट। अब इस केस में भी आप सेम टाइप से कर सकते हो, लास्ट इंटीग्रल बिल्कुल सेम है जैसे अभी कराया था, इसमें भी 0 प्रॉब्लम करेगा एक्स क्यूब पे, तो gx आपको 1 बाई एक्स क्यूब लेना पड़ेगा और जब आप इसको करोगे तो लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आ गई, लेकिन 1 बाई एक्स क्यूब कैसा है, डाइवर्जेंट, क्योंकि x की पावर 3 हो गई है 1 से बड़ी, और जब ये डाइवर्जेंट है तो दिया हुआ इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो एंड प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो।